रो नहीं रहा है? खाए बाबू, इसमें नाखून है इसके? पक्का सब है? वेरी गुड, क्या बात है। 10 रुपए की खुशी है लग रहा है। तो गाइस बीच में है ना पार्थू को नील्स खाने की। हाँ 20 रुपए बिना नाखून कटाने के मैं भी दे दूंगा। ओ माई गॉड, 40 रुपीज। बाबू ऐसे तो ये लालची हो जाएगा अगर हम इसको हर बात पे पैसे देते रहेंगे। मेहनत कर रहा है। लेकिन गाइस ये भी बता दे, जो ये मेहनत से पैसे कमाता है ये अपने पर्स में जमा करता है ना? और खर्च करते हैं। खाने को तो मिल ही जाता है। खर्च कौन करता है? इसके बाद तो मेरे बेटी की कमाई बाप ही तो खाएगा। लेकिन डैडी जो है सूद समेत वापस भी डाल देते हैं, ये भी बता दूं। तो पार्थू आपके पर्स में कितने पैसे जमा हो गए? 5,000। नहीं 1,00,000। नहीं 1000 और भी तो ऐड हो गए, 6000 रुपीज़ है ना? तो पार्थू का जो पर्स है वो 6000 रुपीज़ प्लस आज 40 रुपीज़ और हो जाएंगे। तो गाइज पार्थू के ना ये देखो नेल्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ आज से 2 हफ्ते पहले। गाइज वेलकम टू द घर, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत 90% फ़र्क लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैं बताती हूँ, पार्थू को ना 2-3 हफ्ते पहले मैंने देखा कि ये ना नाखून इसका मुंह में हाथ रहता था, नाखून खाता रहता था, जो कि बहुत ही बैड हैबिट है। तो मैंने देखा ऐसे तो छूटेगा नहीं, और आपके अपने बच्चे का आपको पता होता है कि वो किस चीज़ से मान जाएगा। तो पार्थू थोड़ा ग्रीडी है हमारा, तो जैसे उसको कुछ हाँ होते हैं सब बच्चों में, किसी को खाने का होता है, किसी को, तो पार्थू को ऐसे पैसे जोड़ने का बहुत है। तो उसको मैंने बोला अगर तूने 2 हफ्ते के अंदर अपने नेल्स वापस से ग्रो कर लिए तो मैं तेरे को 20 रुपीज़ दूँगी। 10 रुपीज़ ही सेंड किए, 10 रुपीज़ ही सेंड किए। और गाइज इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, और इसको बस इतना सिखाया कि अपने हाथ में कोई ना कोई टॉय रखो, जैसे स्पिनर रखो या वो क्या बना, क्यूब है ना बेटा, क्यूब। बहुत अच्छा बनाया ना। हाँ बहुत अच्छा बनाया। क्यूब रखो तो उससे क्या होगा कि आपका हाथ मुंह में नहीं जाएगा, आपका हाथ बिजी रहेगा। तो इसने बस वही किया, और आज 2 हफ्ते बाद हम इसके नेल्स देख रहे हैं, सारी उंगलियों में नेल्स वापस से आ गए हैं, और इसने खाना छोड़ दिया अपने आप से। इवन नेल्स के बहाने ये बोलता था मैं नेल्स नहीं खा रहा, मेरे यहाँ पे मांस निकल गया। इवन ये मांस निकाल के यहाँ से खाने लग गया था, जो कि बहुत ही मेरे को डर लग रहा था। तो बस इसकी ये हैबिट अभी हाल फिलहाल तो छुड़ा दिए, और ध्यान रखूँगी कि आगे ना हो। तो गाइस आज दिन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पार्थू यहाँ पे एग्ज़ाम दे के आ चुका है, आज इसका इंग्लिश का एग्ज़ाम था। एक सेकेंड, आप क्या कर रहे हो? और आज मैंने बनाए हैं थोड़े अलग तरीके से छोले। आज अनूप और पार्थू खा के बताएंगे, अगर छोले अच्छे लगेंगे इन लोगों को तब मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। अभी भी 2-4 चीज़ें कम है, उन सब चीज़ों को ऐड करके फिर मैं बनाऊंगी। देखी तो मैंने भी यूट्यूब से, लेकिन किसी एक की वीडियो का नहीं बताऊंगी, 2-3 वीडियो का मिक्सचर करके बनाया है। तो बस, और आपको तो भूख लग रही होगी, हेलो कर दो। कैसे हैं? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया। ये मैं तो कोई याद ही नहीं करता। कौन याद करेगा आपको? कमेंट्स में बताओ। हाँ खीरा नहीं खा सकता। क्यों? कल खीरा खाने से क्या होगा? हाँ मैं खाऊंगी। गाजर तो खा लोगी ना, गाजर खाना। चलो ले चलो, खाना बन चुका है, ये ले चलो। ये धनिया नहीं, ये ले चलो, तो कुकू का खाना है। तो यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा गर्म है छोले, दिखने में आपको वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इसकी खुशबू ही पूरी अलग है। यहाँ मैंने धनिया हरी मिर्च काट करके रखा है। आज भी ऐसे मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया जैसे मैंने सीखा था, लेकिन वेट करना, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं छोले बनाऊंगी ना तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी। पहले अच्छा तो बने, अभी ये लोग खा के बताएंगे। चावल के संग बनाए इसलिए थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखी है, हमें थोड़ा तरी अच्छा लगता है। तो देखते हैं। मस्त मस्त बने? खाया नहीं है, कह रहे मस्त। बीमारी से ठीक हो गई। सच में टेस्टी बनाए, बताओ। तो पता चल जाएगा अभी। तो गाइस आज थोड़ा सा अलग बनाया है। कैसा बना है बड़ो? बढ़िया, मसालेदार। मसालेदार। पार्थू आप बताओ। गरम खा लिया। टेस्ट ही नहीं आया। चुप रहे, मैं तो ऐसे ही नहीं लिया। गरम था ना। मुझसे चंग नहीं। लो ये भी खाओ। आज मैंने आप खाऊंगा ये तो खाओगे बाबू, कैरेट तो कैरेट तो मैं खा चुका हूँ। खाओ। गाइस ये वाली थाली ना मैं अद्विक अनविक के लिए लाई थी, छोटी सी, लेकिन मुझे इसमें खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। ये बड़ी थाली में ना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे थाली में भी खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे प्लेट में खाना ज़्यादा पसंद है। तो ये वही वाला काम करता है, प्लेट भी है और थाली भी है। तो छोटी सी थाली है मेरे लाइक की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आज छोले बहुत कम थे, लेकिन हमें तो तरी चाहिए होती है, अनूप को तरी ज़्यादा पसंद है, तो तरी बनाई है। तो ये गाइस हमने खाना खा लिया,
और अनूप ने बर्तन मांज दिए, मैंने कुक्कू का भी खाना बना दिया। लेकिन मैंने सोचा आज बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग तो नहीं कर रही हूँ, कल से अगर आप पूछोगे तो 90% फ़र्क आया है और वो ठीक भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे ही पीरियड्स गायब होते हैं ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार 2-3 दिन ज़्यादा रहा। तो एनीवे नेक्स्ट मंथ देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी ये स्टोरी पढ़ चुकी हूँ, पर मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी बुद्ध जी की। ये किसी ने पूछा था किताब कहाँ से लाए थे, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन अगर आप फिर से पूछेंगे कोई, तो ये मैं वहाँ गई थी ना, बुद्ध टेम्पल, पगोड़ा बोलते हैं आई थिंक, है ना, विपश्यना सेंटर, तो वहाँ से लेके आई थी। और देखो बुद्धा जी भी यहीं पे है मेरे पास। तो इसमें मैंने ना ऑलरेडी मैं एक स्टोरी और पढ़ चुकी हूँ, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, अगर आपको अच्छी लगेगी तो बताना। तो मैं सोच रही हूँ कि ये स्टोरी सुनाती हूँ आपको और आप भी सुनो, मैंने प्रॉमिस किया था ना। तो कहानी का नाम है मार्ग पे चलना। गला बैठ रहा है। तो चलो गाइज मैं सुनाती हूँ आपको कहानी, और थोड़ा थोड़ा मेरा आवाज़ ऐसा लगेगा तो गाइज ये कहानी कुछ ऐसी है कि कहानी का नाम है मार्ग पर चलना। उत्तर भारत के श्रावस्ती नगर में बुद्ध का एक बहुत विशाल विहार था, जहाँ लोग आकर ध्यान करते और उनकी धर्म देशना सुनते। हर शाम एक युवक उनके प्रवचन सुनने आता। सालों तक वह बुद्ध की वाणी सुनने के लिए आया, लेकिन उसने उनके किसी भी उपदेश का पालन नहीं किया। कुछ वर्षों बाद एक शाम वह कुछ पहले आ गया और बुद्ध को अकेला पाकर उनके पास पहुंचा और बोला, भंते, मेरा एक प्रश्न है जो मेरे मन में बार बार उठता है और शंका उत्पन्न करता है। ओह, धर्म के रास्ते पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए, उसका स्पष्टीकरण कर लो। बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। भंते, मुझे आपके ध्यान केंद्र में आते हुए बहुत वर्ष बीत गए। मैं बड़ी संख्या में आपके पास सन्यासियों, भिक्षुओं, भिक्षुणियों और उससे भी बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष गृही लोगों को देखता हूँ। वर्षों से वे आपके पास आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि उनमें से कुछ निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य पर पहुँच गए। बिल्कुल साफ तौर पर वे पूर्ण मुक्त हो गए। मैं यह भी देखता हूँ कि कुछ अन्य लोग अपने जीवन में कुछ परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा उनमें सुधार है, यद्यपि मैं यह नहीं कह सकता कि वे पूर्ण मुक्त हुए हैं या नहीं। लेकिन भंते, मैं यह भी देखता हूँ कि एक बड़ी संख्या में लोग, जिनमें से एक मैं भी हूँ, वैसे का वैसा ही हूँ। कभी कभी तो वे और गए गुजरे लगते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं बदल पाए, अथवा हमें कोई सुधार नहीं दिखाई देता। भंते, ऐसा क्यों? आप जैसे महान पुरुष, सम्यक संबुद्ध, इतने शक्तिशाली महाकरुणिक के पास लोग आते हैं। आप अपनी शक्ति और करुणा का उपयोग कर उनको तार क्यों नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, नवयुवक, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारी मातृभूमि कहाँ है? भंते, मैं यही श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। कौशल राज्य की राजधानी में रहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी मुखाकृति बता रही है कि तुम देश के इस भाग के रहने वाले तो नहीं हो। तुम मूलतः हो कहाँ के? भंते, मैं मगध राज्य की राजधानी राजगृह का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले यहाँ श्रावस्ती में आकर बस गया था। और राजगृह से तुमने सारा संबंध तोड़ लिया है? नहीं भंते, अब भी मेरे संबंधी वहाँ रहते हैं। मेरा मित्र वहाँ है, मेरा व्यापार वहाँ है। तो निश्चित रूप से तुम बहुधा श्रावस्ती से राजगृह जाते रहते होंगे, है ना? हाँ भंते, साल में कई बार राजगृह जाता हूँ और श्रावस्ती लौट आता हूँ। इतनी बार यहाँ से राजगीर की यात्रा करते हो और वहाँ से लौटते हुए तुम्हें इस राह की अच्छी जानकारी हो गई होगी, है ना? हाँ भंते, मैं पूरी तरह से इसे जानता हूँ। मैं यह कह सकता हूँ कि यदि मेरी आंखों पर पट्टी भी बांध दी जाए तो मैं राजगृह से ले जाने वाले रास्ते का पता बता सकता हूँ। मैं उस पर कितनी ही बार चला हूँ। और तुम्हारे मित्र जो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, वे निश्चित रूप से यह जानते होंगे कि तुम राजगृह आकर यहाँ बस गए हो। वे यह भी जानते होंगे कि तुम अक्सर राजगृह आते जाते रहते हो और तुम यहाँ से राजगृह का रास्ता पूरी तरह जानते हो। हाँ भंते, जो मेरे निकट के हैं जानते हैं कि मैं अक्सर राजगृह जाता हूँ और वहाँ का रास्ता पूरी तरह जानता हूँ। तो बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर से पूछते हैं, तब यह भी तो होता होगा कि तुम्हारे कुछ मित्र तुम्हारे पास आते होंगे और तुमसे राजगृह का रास्ता पूछते होंगे। तब तुम कुछ छुपाते हो या सब कुछ साफ साफ बताकर समझा देते हो? भंते, इसमें छिपाने का क्या है?
मैं जितना हो सकता है उन्हें साफ साफ समझाकर बता देता हूँ। तुम यहाँ से पूर्व की ओर चलो, फिर बनारस की ओर चलो, फिर आगे चलते रहो जब तक कि गया ना आ जाए और फिर राजगृह पहुँच जाओ। मैं बहुत साफ साफ उन्हें समझा देता हूँ। और जिन लोगों को तुम इतना साफ साफ समझाते हो वे सभी राजगृह पहुँचते हैं क्या? ये कैसे हो सकता है भंते? जो पूरा रास्ता अंत तक चलते हैं केवल वे ही राजगृह तक पहुँचते हैं। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ नवयुवक। लोग मेरे पास आते रहते हैं ये जानकर कि यह ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ से निर्वाण के रास्ते पर चला है, इसलिए इस रास्ते को अच्छी तरह जानता है। इसलिए वे मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, निब्बान यानी मुक्ति का मार्ग क्या है? इसमें छिपाने को क्या है? मैं साफ साफ उन्हें बता देता हूँ, यह मार्ग है। यदि कोई सिर्फ अपना सर झुकाकर बोलता है साधु साधु साधु, बहुत सुंदर मार्ग है, लेकिन मैं इस पर एक कदम भी नहीं चलूँगा, एक अद्भुत पथ, लेकिन मैं इस पर चलने की जहमत नहीं उठा सकता, तब फिर ऐसा आदमी अपनी आखिरी मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? अंतिम लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए मैं किसी को अपने कंधे पर नहीं ढोता हूँ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी दूसरे को अपने कंधे पर ढोकर अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रेम और करुणा के साथ यह कह सकता है कि यह मार्ग है और इस प्रकार मैं इस पर चला हूँ। तुम भी यही करो, पर हर व्यक्ति को स्वयं अपने आप उस मार्ग पर चलना है। हर कदम अपने आप उठाना है। जो रास्ते पर एक कदम चला है वह अपने लक्ष्य के एक कदम नज़दीक पहुंच गया। जो 100 कदम चला है वह लक्ष्य के 100 कदम नज़दीक पहुंच गया। जो पूरा रास्ता चला है वह अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गया। तुम्हें अपने आप मार्ग पर चलना है। तो कहानी का सार तो नहीं लिखा है, लेकिन कहानी का सार यही है कि ज्ञान तो हम सब पाना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान के राह पर पूरी तरह हम चलते नहीं हैं। और ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप अध्यात्म में हो, चाहे आप कुकिंग सीखते हो, चाहे कुछ भी, कि हम अपने गुरु से बस सीख सकते हैं। बाकी वो जो हमें सिखा रहे हैं वो हम कितना उसको हम ग्रहण करते हैं, कितना उस पर हम चलते हैं, ये हमारे ऊपर होता है कि हमने कितना लिया, कितना सुना और कितना हम उस पर चले। तो बस कहानी बहुत कुछ सिखाती है। आपने इस कहानी से क्या सीखा और कैसी लगी ये कहानी मुझे बताना। बीच में इसमें बहुत सारी कहानियाँ आएंगी, तो मैं आपको बीच बीच में इस तरह से पढ़ के सुनाती रहूँगी। होप आपको अच्छी लगी हो कहानी। जीने की कला है और हर कहानी कुछ ना कुछ सीख दे रही है। तो बहुत ही अच्छी बुक है और पूरी तो मैं आपको क्या ही पढ़ के बताऊँगी, लेकिन जो मुझे लगता है कि आपको सुनाने लायक है मैं बीच बीच में ज़रूर सुनाऊँगी। कैसी लगी आपको कहानी और क्या सीखा आपने इस कहानी से मुझे ज़रूर बताना। चलो बस आज ऐसे ही ब्लॉग को थोड़ा सा शांति से ख़त्म करते हैं। और अच्छी हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ अभी, बिल्कुल आज वैसा फील नहीं हो रहा है। बस एक डर बैठा है मन में कि वैसा तो नहीं होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट मंथ देखेंगे कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। एंड बहुत सारे लोगों ने गुड विशेस भेजी कि सीमा तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, थैंक यू सो मच। और अजीता तुमने बताया कि तुम हीलर हो, तो भाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना करना मेरी ओर से, सबके लिए जितने भी लोग इस वक्त बीमारियों से जूझते हैं, परेशान हैं, अगर हो सके तो दिन में एक बार हील करने की कोशिश करना उन सबको, क्योंकि मैं जानती हूँ जो हीलर होते हैं ना उनके पास बहुत बड़ी पावर होती है। वो बैठे बैठे कहीं से भी बहुत सारे लोगों को हील कर देते हैं। तो अच्छा लगा जान के कि आप हमारे चैनल पे, एंड आशा करती हूँ आप बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा करते होंगे, क्योंकि हीलर का काम हील करना नहीं, वो गिवर भी होता है, वो दे रहा होता है। असल में अपनी जो शक्तियाँ होती है ना, उनसे वो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दे रहा होता है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि वो उनको क्या दे रहा है, लेकिन उनके जीवन में बदलाव आते हैं, ऐसा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि इतने ज्ञानी लोग हमारे पास हैं। थैंक यू सो मच। और चलो इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल से एक नई दिनचर्या के साथ। होपफुली ऐसा लगता है कि पूरे ब्लॉग बना लूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी थोड़ा चेंज करना अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा चेंज आज के लिए। तो बाय दोस्तों, लव बोल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना।